क्या भारत की S-400 सिस्टम को अभी S-500 सिस्टम की टेक्नोलॉजी मिलने वाला है? घातक यूसीवी को डायरेक्टली इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के वजह अभी इसे स्क्वाड्रन लेवल में इंडक्ट करने का फैसला क्यों किया जा रहा है? और Su-57 की पॉसिबल डील के बाद अभी रशिया की तरफ से फिर से FGFA प्रोग्राम को रिवाइव करने की कोशिश क्यों किया जा रहा है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के एयर डिफेंस नेटवर्क में आने वाले एक बहुत ही बड़े अपग्रेड की तरफ से है। अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से 5 एडिशनल S-400 सिस्टम को खरीदने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। लेकिन खास बात यह कि ये नए सिस्टम पुराने वर्जन जैसे नहीं होने वाले, बल्कि अभी इनमें कुछ अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। देखिए, अभी मॉडर्न बैटलफील्ड का नेचर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। पहले जहां फोकस सिर्फ फाइटर जेट या बैलिस्टिक मिसाइल पर होता था, अभी ड्रोन, स्वार्म और लॉटरिंग मुनिशन सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। इसी वजह से S-400 सिस्टम जैसे लॉन्ग रेंज सिस्टम को भी उसके हिसाब से अपडेट करने की जरूरत पड़ रही है। अब सबसे पहले समझते हैं कि सबसे बड़ा चेंज कहां पर आने वाला है। अभी S-400 सिस्टम में छोटे और हाईली मैन्यूवरेबल 9M96E और 9M96E2 जैसे इंटरसेप्टर मिसाइल पर फोकस बढ़ाया जा रहा है। इनका एडवांटेज ये कि एक लॉन्चर में अभी इस कैटेगरी की ज़्यादा मिसाइल को कैरी करना संभव होने वाला है, जिस वजह से ड्रोन्स और सैचुरेशन अटैक के खिलाफ लॉन्च करने के लिए हमारे पास ज़्यादा मिसाइल मौजूद होने वाले हैं। अब सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत एक लेड एयर डिफेंस अप्रोच पर भी काम कर रहा है, जिसके तहत पैंट्सिर S-1M जैसे क्लोज रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम को भी कंसीडर किया जा रहा है, जो भारत की S-400 सिस्टम के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करने वाला है। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो S-400 लॉन्ग रेंज थ्रेट को डिस्ट्रॉय करने का काम करने वाला है और पैंट्सिर सिस्टम लो अल्टीट्यूड और क्लोज रेंज थ्रेट जैसे कि ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल को हैंडल करने वाले हैं, जो कि खास तौर पर S-400 को टारगेट करने की कोशिश करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया अभी अपने नेक्स्ट जनरेशन S-500 सिस्टम के कुछ एडवांस फीचर्स को भी S-400 सिस्टम में इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें स्पेशली रडार प्रोसेसिंग और ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज में इंप्रूवमेंट किया जाने वाला है। इसके बाद S-400 सिस्टम स्मॉल ड्रोन्स और लो ऑब्जर्वेबल टारगेट को यानी कि स्टेल्थ टारगेट को भी एक्यूरेटली डिटेक्ट और ट्रैक कर पाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पुश किया जा रहा है कि S-400 सिस्टम को भी डायरेक्टली अवेक्स सिस्टम जैसे कि नेत्र मार्क 1 और अपकमिंग नेत्र मार्क 2 जैसे सिस्टम के साथ लिंक किया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि S-400 सिस्टम अपने ग्राउंड रडार से बाहर के टारगेट को भी डिटेक्ट और एंगेज कर पाएगा, यानी इसका एंगेजमेंट रेंज और सिचुएशनल अवेयरनेस दोनों काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। अगर ये अपग्रेड सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाता है तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक मल्टी लेयर्ड नेटवर्क सेंट्रिक शील्ड बन जाएगा, जो साइमल्टेनियसली हाई स्पीड मिसाइल से लेकर लो कॉस्ट ड्रोन स्वार्म तक सबको काउंटर कर पाएगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में आने वाले एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की तरफ से है। अभी DRDO की तरफ से डेवलप किया जा रहा घातक यूसीवी प्रोग्राम धीरे धीरे भारत की एयर कॉम्बैट इकोसिस्टम का एक सेंटर पिलर बनने वाला है। अभी मॉडर्न वॉरफेयर में अनमैन्ड कॉम्बैट सिस्टम का रोल रैपिडली इंक्रीज हो रहा है और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए भारत भी अपना स्टेल्थ यूसीवी डेवलप कर रहा है। घातक एक 13 टन क्लास का अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होने वाला है, जिसे अभी मल्टीपल स्क्वाड्रन में डिप्लॉय करने का प्लान बनाया जा रहा है। अब इस प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है वो समझना काफी जरूरी है। यहाँ पर मेन फोकस सिर्फ एक एडवांस प्लेटफॉर्म बनाने पर नहीं है, बल्कि इसे पूरे फाइटर फ्लीट में इंटीग्रेट करने पर है। चाहे वो नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट हो या पुराना एयरक्राफ्ट हो, मतलब सभी एयरक्राफ्ट के साथ घातक यूसीवी को इंटीग्रेट करने का प्लान बनाया जा रहा है। घातक यूसीवी को अभी फुल्ली ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस दोनों मोड में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। मतलब ये इंडिपेंडेंटली भी मिशन को एग्जीक्यूट कर सकता है और मैन फाइटर जेट के साथ कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। अभी इंडियन एयरफोर्स का इनिशियल प्लान ये कि तेजस मार्क 2 जैसे एडवांस फाइटर के साथ इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, जहां MUMT यानी मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कैपेबिलिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस सिनारियो में घातक यूसीवी एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करेगा, यानी ये हाई रिस्क मिशन में जैसे कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, जहां पर इसकी मदद से पहले एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और खास बात है, क्योंकि घातक सिर्फ एडवांस फाइटर तक लिमिटेड नहीं रहेगा,
ओल्डर एयरक्राफ्ट जिनके पास मम-टी कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है वो भी इनको ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन की मदद से ऑपरेट करने में सक्षम होने वाले। मतलब बिना किसी मेजर एवियोनिक्स अपग्रेड के भी हमारे पुराने एयरक्राफ्ट भी घातक यूसीवी को इस्तेमाल कर पाएंगे। इस अप्रोच का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि पूरे फ्लीट की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज किया जा सकेगा, यानी कि घातक यूसीवी की एक अलग से स्क्वाड्रन को इंडक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि अभी हर स्क्वाड्रन में इसकी 3 से 4 यूनिट को शामिल किया जाएगा जो कि उनके साथ मिलकर ऑपरेट करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो हर स्क्वाड्रन के पास अपना एक ऑर्गेनिक अनमेंड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म मौजूद रहेगा जो कि फ्यूचर मिशन प्लानिंग को कंप्लीटली रीडिफाइन करने वाला है। अगला अपडेट भारत के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में आने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की तरफ से है। अभी रशिया की तरफ से भारत को FGFA फ्रेमवर्क के अंदर एक नया प्रपोजल दिया जा रहा है जिसका मेन फोकस ट्विन सीटर Su-57 पर होने वाला है, जिसे स्पेशली मम-टी यानी मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। अब अगर आपको याद होगा तो इनिशियली जब भारत की तरफ से FGFA प्रोग्राम में ज्वाइन करने का फैसला किया गया था तब भारत की तरफ से FGFA का एक ट्विन सीट वेरिएंट का डिमांड किया गया था, लेकिन तब रशिया की तरफ से इसे सिंगल सीट रखने का फैसला किया गया था और इसी वजह से बाद में भारत इस डील से पीछे हट गया था। अभी रशिया की तरफ से इसे एक ट्रांजिशनल प्लेटफॉर्म के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है जो 5th जनरेशन से फ्यूचर 6th जनरेशन वॉरफेयर कॉन्सेप्ट के बीच के ब्रिज का काम कर सकता है। एक दिन पहले रशियन मीडिया में बात बताया जा रहा था कि कुछ देशों की तरफ से अभी Su-57 के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया जिसमें भारत का नाम भी बताया जा रहा है, जो कि एक डायरेक्ट ऑर्डर होने की बात कंफर्म किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद इस नए ऑफर की बात सामने आ रही है। अब इस नए ऑफर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। इस नए ऑफर में Su-57 में एक डेडिकेटेड रियर कॉकपिट मौजूद होने वाला है जिसमें फ्रंट पायलट एयरक्राफ्ट को और कॉम्बैट मैन्यूवर को परफॉर्म करने का काम करने वाला है, यानी कि नॉर्मली वो एयरक्राफ्ट को उड़ाने पर फोकस करने वाला है, जबकि रियर सीट में बैठा पायलट वेपन सिस्टम ऑपरेटर के रूप में काम करने वाला जो कि ड्रोन्स और अनमैन्ड एसेट को भी कंट्रोल करने वाला है। इस नए ऑफर में रशिया की तरफ से अभी S-70 ओखतनिक B जैसे स्टेल्थ ड्रोन को भी इंटीग्रेट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक Su-57 अपने साथ 4 से लेकर 8 ड्रोन को कंट्रोल करने वाला है। ये ड्रोन्स पहले एनिमी एयर डिफेंस जोन में जा सकते हैं, स्ट्राइक परफॉर्म कर सकते हैं और थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जबकि हमारा मेन फाइटर एयरक्राफ्ट सेफ डिस्टेंस में रहकर ही उनको कंट्रोल करने वाला है। भारत के लिए यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि रशिया ने इंडियन ड्रोन्स और वेपन सिस्टम को भी Su-57 के साथ इंटीग्रेट करने का ऑप्शन रखा है। मतलब अगर हम इसको खरीदते हैं तो फ्यूचर में भारत घातक यूसीवी को भी Su-57 के साथ इंटीग्रेट कर सकता है। लेकिन ये जो ऑफर है ये Su-57 की 2nd जनरेशन वेरिएंट के साथ आने वाला है, जिससे रशिया की तरफ से भी भारत के साथ मिलकर लोकली मैन्युफैक्चर करने का प्रपोजल दिया जा रहा है। ओबियसली इसमें TOT और सोर्स कोड एक्सेस भी भारत को मिलने वाला है। साथ ही इसमें AL-41 इंजन को भी AL-31 सीरीज के इंजन की तरह भारत में मैन्युफैक्चर करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के साथ एक कंडीशन आने वाला है जिसमें भारत को 100 से ज़्यादा Su-57 को खरीदने की कमिटमेंट करने की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि 40 से 50 जेट को खरीदने से TOT और लोकल मैन्युफैक्चरिंग का भारत को वैसे भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के सोल्जर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की तरफ से है। अभी आर्मी की तरफ से डिस्क 14 चैलेंज के तहत एक नया फायर असिस्टेंस सिस्टम को डेवलप करने का प्रपोजल दिया गया है, जिसका मेन फोकस सोल्जर्स की एक्यूरेसी और एंगेजमेंट स्पीड को इंप्रूव करने पर होने वाली। देखिए अभी बैटलफील्ड कंडीशन काफी कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। लो विजिबिलिटी, फटीग और हाई प्रेशर सिचुएशन में सोल्जर को बहुत ही कम टाइम के अंदर टारगेट को आइडेंटिफाई करके फायर करना पड़ता है। इस वजह से एक्यूरेसी और रिएक्शन टाइम दोनों काफी मायने रखते हैं। अब फायर असिस्टेंट सिस्टम इसी प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करने वाला है। ये एक इंटेलिजेंट टारगेटिंग सपोर्ट सिस्टम होने वाला है जो रियल टाइम में सोल्जर को टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने में मदद करने वाला है। सबसे खास बात यह कि इसे एग्जिस्टिंग असॉल्ट राइफल के साथ आराम से इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिसके लिए राइफल्स में कोई भी मेजर मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। बस उनमें पिकेटिंग ड्रिल होना चाहिए और इनका इस्तेमाल करने के बाद सोल्जर नॉर्मल या फिर असिस्टेड मोड दोनों मोड में वेपन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके कोर फीचर की बात करते हैं। ये सिस्टम स्टैटिक और मूविंग टारगेट दोनों को ट्रैक कर सकता है और डे नाइट कंडीशन में उनके साथ एंगेज हो सकता है, जिसके लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सबसे एडवांस फीचर यहाँ पर ह्यूमन फैक्टर कंपनसेशन होने वाला है। ये फायर असिस्टेंट सिस्टम ब्रीथिंग पैटर्न, रिकॉयल, बॉडी मूवमेंट और फटीग जैसे फैक्टर को एनालाइज करके एम को स्टेबलाइज करने वाला है, जिससे शॉट एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होने वाला है। ये सिस्टम -30 डिग्री से लेकर +50 डिग्री तक की टेम्परेचर में ऑपरेट कर सकता है, जो कि भारत के डाइवर्स टेरेन के लिए काफ़ी सुइटेबल माना जा सकता है।
स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखा जाए तो ये सिस्टम इंडिविजुअल सोल्जर को एक स्मार्ट शूटर में कन्वर्ट करने वाला है। फ्यूचर वॉरफेयर में जहां पर प्रिसीशन और स्पीड डिसाइसिव फैक्टर होने वाले हैं, वहां फायर असिस्टेंट सिस्टम इन्फेंट्री कैपेबिलिटी को काफ़ी बूस्ट देने वाला है। अभी आर्मी की तरफ से लिमिटेड नंबर में इस तरीके की इंपोर्टेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन पाया गया, जिस वजह से उसके बाद अभी इस तरीके की सिस्टम को लोकली डेवलप करने का प्रपोजल दिया जा रहा है। अगला अपडेट भारत के शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस प्रोग्राम की तरफ से है। अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का लॉन्ग पेंडिंग शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस गन एंड मिसाइल सिस्टम फिर से मोमेंटम गेन कर रहा है, जिसमें साउथ कोरिया का K-30 बियो सिस्टम दोबारा कंसीडर किया जा रहा है। ये वही सिस्टम है जिसने 2018 में ट्रायल्स के दौरान रशियन ऑरिजिन टोंगुस्का और पैंसिर सिस्टम को आउट परफॉर्म करके आर्मी के ट्रायल को क्लियर कर दिया था, लेकिन आत्मनिर्भर भारत पुश के चलते ये डील कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया था। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा इंडिजिनस सोल्यूशन अभी तक तैयार नहीं हुआ है, जिस वजह से आर्मी एक हाइब्रिड सिस्टम को डेवलप करना चाहती है, जिसमें इंडियन चेसिस गन और DRDO के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसको अभी पूरी तरीके से डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। इसी वजह से अभी एक ऑपरेशनल गैप क्रिएट हो चुका है। इसी गैप को भरने के लिए अभी K-30 बियो सिस्टम को फिर से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में कंसिडर किया जा रहा है। अभी प्लान है कि ऐसे लगभग 104 सिस्टम को खरीदा जाएगा और इन्हें भारत में ही मैन्युफैक्चर कराया जाएगा, जिसमें L&T को एक मेजर इंडस्ट्रियल पार्टनर के तौर पर सिलेक्ट करने की बात सामने आई है। यहाँ पर खास बात यह कि L&T पहले ही K9 वज्र T गन्स को भारत में मैन्युफैक्चर कर रहा है और बियो सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी सेम इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब K-30 बियो सिस्टम में क्या खास बात है वो भी समझ लेते हैं। ये सिस्टम एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है, मतलब बिना रडार के भी ये टारगेट को ट्रैक और एंगेज कर सकता है। अब मॉडर्न वॉरफेयर में जहां इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एंटी रेडिएशन थ्रेट कॉमन हो चुके हैं, वहां पर ये फीचर काफ़ी काम आने वाला है। साथ ही सिस्टम ड्रोन स्वाम और लो फ्लाइंग टारगेट के खिलाफ भी काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी एक हाइब्रिड बियो मॉडल पर भी काम किया जा रहा है, जिसमें कोरियन प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडियन ऑरिजिन रडार और मिसाइल सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सकता है। कुल मिलाकर K-30 बियो प्रोग्राम भारत के लिए एक बैलेंस अप्रोच हो सकता है, जहां ऑपरेशनल अर्जेंसी और आत्मनिर्भर भारत दोनों को एक साथ अचीव किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।